जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एएसएफ, एनटीएस, आईबी, एफआईए या पुलिस का कोई भी जब आप टेस्ट देते हैं, तो आप लोगों का जो मैथ का टेस्ट होता है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने उनकी तैयारी कैसे करनी है और वो कौन-सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको ज़ेहन में रखते हुए आप अपने टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसके ऊपर अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो जो नए हैं हमारे स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हमने ऑलरेडी आप लोगों को सारी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। तो चैप्टर नंबर 1 की जो फ़ाइल है और उसकी जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। एनीवे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका जो टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं वो 30 होते हैं और आपको जो टाइम दिया जाता है ये तकरीबन 15 या आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। और दूसरी बात ये है कि 30 एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि 30 ही हों, लेकिन ये है कि 20 से कम नहीं होते, ठीक है? अब जो टाइम होता है फिर उसी के लिहाज से होता है, यानी कि तकरीबन आपको 1 मिनट के अंदर 2 सवाल हल करने का टाइम मिल जाता है। इंटेलिजेंस के अंदर तो ये होता है ना कि आपने 1 मिनट में 3 सवाल हल करने हैं, फिर ही आपका टाइम मैनेज होगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है काम, यहाँ पर ये होता है कि आपको जो टाइम है वो तकरीबन थोड़ा डबल मिल रहा होता है, ओके। अच्छा चलें जी, हम आ जाते हैं जी इसकी तरफ। और दूसरी बात ये है कि मैं बार-बार आप लोगों को यही चीज़ बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपका पास होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप बाकी सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं लेकिन ये आपकी चीज़ें ठीक नहीं है तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम बन जाएगी। एनीवे जी, हम आ जाते हैं जी सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स की हम बात करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ हैं ज़ीरो के अलावा, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है? इसको एन के साथ ज़ाहिर करेंगे। और दूसरा जो हमारे पास है वो है होल नंबर। उर्दू में इसको कहते हैं मुकम्मल अदाद का सेट। इसके अंदर ज़ीरो आ जाएगा, यानी इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा? ज़ीरो का होगा, ठीक है? ये आपने याद रखना है। और इसको हम डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, होल नंबर यानी मुकम्मल अदाद। उसके बाद आ जाता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं कि आपके वही पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर अगर हम जो आपका सेट होगा, ये वाला होल नंबर, इसको अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव में ज़ाहिर कर दें तो ये हमारा इंटीजर बन जाता है, ठीक है? इसको उर्दू में सही अदाद का सेट कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है? अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो, आपको लिखा आ जाए, तो ये भी वही चीज़ है जो आपने यहाँ पर देखी हुई है, ओके? और इसको हम ज़ेड से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग क्या होती है कि टर्मिनेटिंग आपकी वो होगी कि जो फिनिट नंबर होगा। फिनिट का मतलब होता है महदूद, यानी कि आप किसी ऐसी आप किसी ऐसी रकम को सॉल्व करें, किसी ऐसी फ्रैक्शन को सॉल्व करें, किसी ऐसी वैल्यू को सॉल्व करें कि जब उसको सॉल्व करें तो इशारिये के अंदर जो जवाब आए ना वो ख़त्म हो जाए। जैसे ये आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ख़त्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं फिनिट, यानी महदूद। यहाँ पर ये फिनिट हो रही है यानी इसका एंड मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। समझ आ गई आपको बात? उसके बाद है जी नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको हम रिकरिंग भी कहते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर फ़र्क क्या होगा? इसमें ये होगा कि आपका जो वैल्यू है ना वो आपकी ख़त्म नहीं होगी। नॉन मतलब कह लें कि रिपीटेड होगी, यानी ख़त्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है कि जो चीज़ होती है ना वो आपकी रिपीट होती है। ये देखें ना, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। 2 चीज़ें होंगी, ये देखें, ये जो आपने यहाँ पर देखा ना, ये ऐसे-ऐसे डार्ट लगे हुए हैं। ये देखें, ऐसे-ऐसे डार्ट लगे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है ये आगे से आगे चलती जा रही, ख़त्म नहीं हो रही। 2 चीज़ों का फ़र्क होता है। एक तो ये कि इसके अंदर आपके रिपीटेड नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ पर आपके रिपीट हो रहे हैं। ये देखें ना, 36, 36, 36, यहाँ पर 2, 2, 2, 2, ठीक है? समझ आ गई आपको बात टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की? यहाँ तक आपको क्लियर है जी? फिर उसके बाद हम आगे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक लम्हे के लिए रोकते हैं
अगर आपने पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर एरो ट्रेड के अंदर अप्लाई किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप इसकी तैयारी कर सकें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन की तैयारी करवा रहे हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो दिसंबर के अंदर जो जॉब्स आई थी उसकी भी तैयारी हमने करवाई थी। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, तो जस्ट 1500 रुपीज़ के अंदर आप अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं अभी आप लोगों के साथ इसके जो स्क्रीनशॉट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अकेडमी का टेस्ट था, जो रिज़ल्ट था, वो बड़ा ही बेहतरीन रहा था। तो अभी मैं आप लोगों को उसके स्क्रीनशॉट चेक करवाता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट के अंदर जो उनकी जॉब्स आई थी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। तो ये जिन स्टूडेंट्स ने पास किया, ये उनके स्क्रीनशॉट हैं। और इसी तरह से ये जो मेल ग्रुप था, जो उसके अंदर जो हमारा एयरमैन का जो ग्रुप था, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्टूडेंट पास हुआ है। और यहाँ पर आपको बेशुमार ऐसे स्क्रीनशॉट मिलेंगे जिन्होंने हमारे टेस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया, जिन्होंने तैयारी की और बहुत बेहतरीन अंदाज से जिन्होंने इस सारे टेस्ट को और सारे प्रोसीजर को उन्होंने क्वालिफाई किया। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारे रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मेल के भी हैं, फीमेल के भी हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिज़ल्ट था, हमने तैयारी करवाई। और इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स फ़ेल होते हैं, तो उनके लिए मैडम जो है ना वो अलग से आप लोगों को इंग्लिश की तैयारी करवाती हैं। तो बड़े बेहतरीन और बड़े ही अच्छे अंदाज से आप लोगों की तैयारी होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा आपके सामने स्क्रीनशॉट्स हैं, ये सारा वही प्रोसेस है जो सारी चीज़ें आपके सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतरीन किस्म का हमारा रिज़ल्ट रहा था। तो अगर आप भी इसके अंदर तैयारी करना चाहते हैं और आप भी अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं और आप लोग भी इस लेवल के ऊपर आना चाहते हैं कि आप भी कामयाब हों बड़ी मुनासिब फ़ीस के अंदर, तो आप भी इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा था, आप उसके ऊपर अप्लाई करके आप भी इस हमारे इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अभी यहाँ पर हम अगर बात करें, इसी पे आ जाएँ हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि आपको कोई एक वैल्यू दी गई हो सकती है, मसलन आपको ये वैल्यू दी गई है। आपसे कहा जाए कि बताएँ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपने क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। वहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड या मार्कर आपके पास मौजूद होता है, जिस टेबल पे आप बैठे सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है? तो आपने इसको सॉल्व करना है। जब आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। जैसे ये आप वैल्यू देखें, इसको आप सॉल्व करें, यानी सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये देखें। इस पे आपने ऐसे इसको तक़सीम करना है। 2 पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे इशारिया लगाएँ, इधर 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये 9 दूनी 18, ठीक है? फिर 2 आ गया, फिर 20 बन गया, फिर 2, 2, 2, यानी ऐसे चलता जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा इसको तक़सीम करने का तरीका है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या है, कुछ ख़ुसूसियात होती हैं हर टर्म के हवाले से। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास जमा करने वाली 2 वैल्यूज़ हैं, उनको आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 जमा 3 या 3 जमा 2, तो आंसर हमारे पास सेम सेम ही आता है। ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? ये जो आपके पास प्रॉपर्टी थी, ये भी प्लस की थी, यानी पॉजिटिव की थी। ये भी आपकी पॉजिटिव यानी प्लस की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, इसमें 2 वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं एसोसिएटिव में 3 प्रॉपर्टीज़। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है जी? तो इसके अंदर क्या होगा, वही चीज़ें होंगी कि आप उनको प्लस किया है तो उनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं और आपका आंसर इसकी सूरत में भी सेम आता है। क्वेश्चन आपको पेपर में क्या आएगा, क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि ये आपके पास एक वैल्यू है, आपको से ये पूछा जाएगा बताएं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें एमसीक्यूज बन सकता है, बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आपने याद कैसे रखना है कि 2 वैल्यूज़ आ रही हों तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, अगर 3 वैल्यूज़ आ रही हों तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एडिटिव इनवर्स के ऊपर। अब देखें, 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, एक एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सिंपल सा इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास एडिटिव इनवर्स है, इसमें वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए। एडिटिव इनवर्स के अंदर वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, आपके पास वैल्यू दी हुई है कि आपके पास वैल्यू है 3।
3 की वैल्यू ज़ीरो कैसे आएगी कि अगर इसमें -3 हम करें, -3 करें कट जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। इसी तरह से आपके पास मिसाल के तौर पर कोई और वैल्यू है, मसलन -5 है, तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो आपका +5 होगा। यानी कि आपने ज़ीरो लेके आना है, ज़ीरो कैसे आएगा वो आपने बताना है। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 1/x, 1/x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/x। ठीक हो गया, ये आपस में वैल्यूज़ काट जाती हैं तो आंसर क्या आ जाता है 0। तो पता चल गया इसका जी कि आंसर आपका एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए। जब 0 आएगा तो आपने वैल्यूज़ को इस तरह से चेक करना है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सेट कैसे करनी है कि आंसर हमारा 0 आना चाहिए। समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ये वहदानी यानी वाहद यानी वन, तो नंबर 1 के अंदर अगर आपका आ जाए तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, तो अभी हम बात करेंगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर आपका आंसर 1 आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। कैसे? मिसाल के तौर पर आपको कहा उन्होंने कि ए है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं कौन सा होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसकी अपोजिट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। वहाँ पर एडिटिव इनवर्स था, वो ऐड या माइनस करना है। यहाँ पर आपने उसकी अपोजिट वैल्यू के साथ जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसकी अपोजिट, मसलन ए है, ए की अपोजिट वैल्यू क्या है, 1/a, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर 1 आएगा। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो 1/a होगा। अगर हमारे पास 1/a हो तो इसका क्या होगा, इसका a आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो आंसर हमारा a होगा इस सूरत में। समझ आ गई? अब आपको क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि ये 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपके पास 3 है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 का आपने निकालना हो मल्टीप्लिकेटिव की सूरत में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है। अगर 3 का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो वो क्या होगा, -3। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है जी सबको? अच्छा, अभी हम आ जाते हैं जी रेडिकल एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक रेडिकल होता है, ठीक है, यानी इसको उर्दू में हम कहते हैं जज़र, रेडिकल साइन यानी जजरी अलामत, और एक रेडिकेंट होता है। रेडिकेंट होता है मजजूर, मजबूर नहीं, नामाजूर इसको कहते हैं। ये रेडिकेंट होता है यानी मजजूर, यानी जिस चीज़ के ऊपर जज़र हो उसको हम कहते हैं मजजूर। ठीक है। अब क्या होगा जी कि जो रेडिकल है, ये वाली जो सिंबल है, जो आप अंडर स्क्वायर रूट जिसको आप कहते हैं, तो ये आपकी होती है रेडिकल की साइन। ठीक है। और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपकी रेडिकेंट होगी। क्लियर है? और इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो आपके पास जज़र है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। ये याद रखें, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, मिसाल के तौर पर एक्स का स्क्वायर है, जब हम इसका जज़र लेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। वो कैसे कटेगा वो देखें, जज़र की वैल्यू है हमारे पास 1/2, और जब इसके साथ करेंगे तो ये आपका कट जाएगा। क्लियर है? अब रेडिकल फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन आपको आ जाता है बाज़ औक़ात के जी आपको एक शक्ल दी गई है, आप उसको रेडिकल फॉर्म में लिखें। रेडिकल फॉर्म क्या होती है कि कोई भी आपके पास जो कुव्वत नुमा की शक्ल होती है, यानी पावर की जो शक्ल होती है, उसको अगर हम अंडर स्क्वायर रूट के साथ लिख दें तो वो हमारी रेडिकल फॉर्म बन जाती है। ठीक है। ये हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करेंगे जब जाके, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हमारी क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें या कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो वो ज़रा आपने ज़हन में रखनी है। वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, यहाँ पर देखें, अगर कोई भी वैल्यू है उसके अंदर हमने जज़र लिया है ए और बी का, ठीक है, तो उसकी जो भी पावर होगी ना वो दोनों की अलहदा-अलहदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास है जी एक्स और वाई, इसका जज़र, ठीक है। इसका मतलब ये होगा एक्स का जज़र और इसका मतलब होगा वाई का जज़र, यानी हम इसको अगर अलहदा-अलहदा भी करना चाहें तो ये हो जाएगा। ऐसे ही ये चीज़ें हमारे पास, ऐसे ये वैल्यू है, ऐसे ये वैल्यू और इसी तरह से ये वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें रेडिकल से हट के अगर हम बात करें तो वो क्या है जी हमारे पास कि अगर हमारे पास ए एम और ए एन, आपके पास कोई भी दो वैल्यूज़ हैं, उनकी पावर जब हम इकट्ठी करेंगे तो वो जमा हो जाएगी। याद रखें, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो पावरें होती हैं जब हम मल्टीप्लाई करें ना, पावरें जमा हो जाती हैं। जब हम मल्टीप्लाई करें पावर जमा हो जाती है।
समझ आ गई जी बात आपको। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है जो पावर की पावर जब होती है, पावर की पावर, अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे पावर की पावर है। जब पावर की पावर होती है वो ज़रब होती है, ठीक है। पावर की पावर क्या हो जाएगी, ज़रब। ये देखें, इसमें ए की पावर m, उसकी पावर n है, ठीक है। पावर की पावर जब आ जाएगी तो वो ज़रब हो जाएगी, और जब दो वैल्यूज़ की पावरें हों तो वो आपकी जमा हो जाएंगी। वो जब हम आगे जाएंगे थोड़े से इन चीज़ों को हम देखेंगे भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आपका ये एक इंटीजर फॉर्म होती है, इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो आयोटा स्केयर है, इसकी कीमत का हमें पता है वो है 1, ये ज़हन में रखना है आपने। तो हमने कोई भी वैल्यू हमारे पास होगी तो हम उसको स्केयर की शक्ल में सॉल्व किया करेंगे। इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको बताएंगे भी इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो एक स्विस मैथमेटिशियन था, तो उसने इसका जो ना कॉन्सेप्ट दिया था, और जब उसने इसकी वैल्यू निकाली थी, ये एक्चुअल वैल्यू थी √-1, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू थी, ये एक इमेजिनरी नंबर जो था वो लिया गया था, वो जो इमेजिनरी नंबर था वो आयोटा था, ठीक है। ये जो आयोटा, ओके, आयोटा सिंपल स्केयर नहीं, ओके हो गया जी। तो इसकी फिर हम करेंगे कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइजेज भी इसकी हम करेंगे, तो वहाँ से फिर आपको